आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके तहरीक इंसाफ ने सियासी बका की जंग में मौजूद तरीन रास्ते का बाज़ाब्ता चुनाव कर लिया है। अब की बार दूसरे फरीक का इंतखाब भी ऐन जमहूरी है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की ये पेशकश कबूल कर ली गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने ऐवान नुमाइंदगान के सामने तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखा है और ये दरख्वास्त की है कि पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता फराहम करे और अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम उन सब से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं। मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। 5 रुकनी कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का। जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का कहना है कि लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूं और अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इकदाम है। अपोजिशन पहले तो मैं उन्हें खुशामदेद कहूंगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुसन है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और मेरे ख्याल में अवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है और ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों तरफ से गुरेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीजन और लॉजिक से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ ने बतौर ऐवान की सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट से सियासी हल निकालने का मुतालबा किया है और यह मुतालबा एक बहुत लंबे सफर के बाद किया गया है। इस सफर में पे दर पे हमने पहल एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात सुनी, उसके बाद पावर टॉक्स टू पावर की वही पुरानी फॉर्मूले को एको होते हुए देखा। बार बार ये सुना कि इस हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं है, इससे बात नहीं की जाएगी, लेकिन बिल आखिर इनएविटेबली तहरीक इंसाफ अब हुकूमत वक्त से बात करने को तैयार है। इससे पहले माजी में मुतअद्दिद बार कमिटीज बनाई जा चुकी हैं। मुज़ाकरात के लिए पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को भी मुकम्मल इख्तियारात देने का फैसला किया गया था, मगर तब तयन किया गया दूसरा फरीक कोई और था। डी चौक एहतजाज से कबल 19 नवंबर को साबिक वजीर आजम इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का यह दावा सामने आया था कि उनके भाई ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान को एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की इजाजत दे दी है। 10 नवंबर को तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने दो टोक अल्फाज में अपना मौक़िफ़ दिया कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है और इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से यह इंकशाफ भी बारहा किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट से उनके राब्ते जारी हैं। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाह तहरीक इंसाफ को पैदर पे नाकामी के बाद बिल आखिर अब अपने जमहूरी कॉलीग से पार्लियामान के जरिए ही बातचीत के रास्ते को अपनाना पड़ गया है। इस पॉलिसी शिफ्ट के एन बीच में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कल ही 190 मिलियन पाउंड में 79 सवालात के जवाब अदालत में जमा करवा दिए हैं, लेकिन इन जवाबात में यह पॉलिसी शिफ्ट नहीं दिखाई दे रहा जो बाहर ऐवान में दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने 9 में वाकयात की अदालती तहकीकात की दरख्वास्त भी आईनी बेंच ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। कानूनी महाज पर मुश्किलात में घिरे साबिक वजीर आजम के 190 मिलियन पाउंड केस में जमा कराए गए जवाबात इस केस की सिमत का तयन करेंगे, लेकिन अब भी वो डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है। उनके जवाबात में कोई और हकीकत झलक रही है और तहरीक इंसाफ और एमएनएज जिस पॉलिसी को अपना रहे हैं वो कोई और हकीकत का पता दे रहे हैं। इमरान खान की तरफ से 342 के तहत दिए गए अपने बयान में दावा किया गया है कि उनकी सियासी जमात सियासी हरीफों के लिए एक चैलेंज बन गई थी और हमारी जमात ने उनके दौरे हुकूमत का खात्मा कर दिया था। इमरान खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो केस का हवाला देते हुए अपने जवाब में यह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जुल्फिकार अली भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस पर सुनाए गए फैसले में सियासी निशाना बनाने के जिन अनासिर की निशानदेही की
वो नासिर इस केस में भी मौजूद हैं। इमरान खान जवाब में दावा कर रहे हैं कि मेरी एहलिया को इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है ताकि मेरे सियासी हरीफों की ख्वाहिश पर स्कोर बराबर किया जा सके और मरियम नवाज की नाराजगी दूर की जा सके। इमरान खान ने मजीद लिखा है कि मुझ पर तोशाखाना के तहफ़ का मुकदमा चल चुका है। हम दोनों पर एक साथ इद्दत के दौरान शादी का मुकदमा भी चलाया गया। 9 मई के मामले पर लाहौर और रावलपिंडी में मुकदमात चलाए गए। मुझ पर साइफर केस का भी मुकदमा चलाया गया। नायब हुकाम की जानिब से उन पर और उनकी एहलिया के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने में जल्दबाजी की गई। बकौल इमरान खान मुकम्मल कैनवस के बगैर हम पर अकेले मुकदमा चलाना गैर मंतकी और गैर मुनसिफाना है। इमरान खान से तब पूछा गया कि यह केस उनके खिलाफ क्यों बना और गवाहान ने उनके खिलाफ बयान क्यों दिए, तो इसके जवाब में इमरान खान का कहना था कि मेरे साथ खड़े सियासी लोगों को 9 मई के झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जेलों में डाला गया और अब 190 मिलियन पाउंड का यह मुकदमा अहम और हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस के साथ साथ कल ही आईनी बेंच ने 9 मई के वाकयात की अदालती तहकीकात के लिए इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अब जिस जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड इमरान खान 1.5 साल से कर रहे हैं, एक केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है अदालत में और दूसरी जानिब पार्लियामान में ऑफिशियली जुडिशल इंक्वायरी ऑर्डर करने के लिए पीटीआई अब पुरुमीद दिखाई दे रही है और एक पॉलिसी शिफ्ट के थ्रू हुकूमत को एंगेज करना चाह रही है। इमरान खान गुज़िश्ता 1.5 साल से 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे थे, मगर यह दरख्वास्त कल ऐसे वक्त सामने आई है और मुकर्रर हुई है जब साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए चार्जशीट कर दिया गया है। उनके खिलाफ 9 मई समेत मुल्क में इंतशार, बदअमनी और पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस होने से मुतल्लिक भी तफ्तीश के हवाले से आगाह किया गया है इस प्रेस रिलीज में। ताहम तहरीक इंसाफ बतौर जमात जनरल फैज हमीद के चैप्टर को डिसोन कर रही है। जमात का यह कहना है कि फैज हमीद को बानी PTI के साथ जोड़ने की कोशिश खतरनाक है। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला करार दे रहे हैं, इसे सियासी ना बनाने का कह रहे हैं, लेकिन ये फकत इत्तफाक है कि इसी मोमेंट के ऊपर तहरीक इंसाफ की पॉलिसी शिफ्ट भी देखने को आ रही है। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं, उनका मामला पाकिस्तान आर्मी का है। पाकिस्तान आर्मी जाने और वो जाने, और मुझे हैरत इस बात की है आर्मी का डिसिप्लिन जो है वो पहले क्यों नहीं इम्पोज किया गया। या ये सारी चीजें उनको पता थी, उनके सामने हो रही है तो पहले कर लेते ना। आर्मी जाने उनका काम जाने। जनरल फैज हमीद के मुकदमे का और उसके साथ जो कोशिश अब की जा रही है बज़ाहिर सियासी जो कायदीन हैं और बिलखुसूस इमरान खान साहब, उनको जोड़ा जाए और उनकी ट्रायल मिलिट्री अदालत में की जाए, ये इंतहाई एक अफसोसनाक बल्कि खतरनाक अमल है। हमें फिर वो गलती नहीं दोहरानी जो हमने भुट्टो साहब के हवाले से की थी। झूठे मुकदमात की बुनियाद पर किसी सियासतदान को, सियासी लीडर को, इमरान खान को हमने सजावार करार नहीं देना। ये इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफी होगी, एक बहुत बड़ा जुर्म होगा जिसको तारीख माफ नहीं करेगी। हुकूमत का कहना है कि मुफाहमत की फिजा पैदा करने के लिए PTI की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते हैं। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। आज ही PTI रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से रब्ता किया है और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से PTI रहनुमाओं ने स्पीकर हाउस में मुलाकात की कि जिसमें बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर आजम नजीर ताड़ भी मौजूद थे। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर कौमी असम्बली ने दी और उनकी तजवीज़ को PTI और हुकूमत दोनों ने तस्लीम किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे और मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी लाना होगा। अफ्रीकैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम भी मुशावरत से फॉरवर्ड कर देंगे। मुलाकात स्पीकर एयाज सादिक के घर पे जारी रही, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। अ लिटिल बिट अर्लियर ऑन तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो एक दूसरी मुलाकात से एज वी स्पीक इनकारी रहे हैं। अहम डेवलपमेंट है, साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से किया गया एक मुतालबा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम का है, जिससे गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया है। दूसरी जानिब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिना हाउस हमला केस और जलाओ घिराव के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 8 रहनुमाओं को बेकसूर करार दे दिया है। आज की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के केस की समाअत की। मुल्ज़िमान के वकला की अबूरी जमानत वापस लेने की इस्तदा पर अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। नाज़रीन, प्रोसिक्यूशन की जानिब से बताया गया कि हसान न्याजी की बहन हाजरा न्याजी, फातिमा हैदर, बीना दानिश और रुखसाना नवीद से तफ्तीश जारी है। अदालत ने हाजरा न्याजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी कर दी है।
सियासत की मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का आगाज खुश आइंद है, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी पर अब भी कई सवालात खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशगी मुतालबात से पीछे हटना एक बड़ा कदम है। क्या हुकूमत भी इस अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी? कोई फैसला लेने की पोजीशन में है? हुकूमत तहरीक इंसाफ को क्या ऑफर कर सकती है? क्या इदारों की शर्त आज भी 9 मई पर माफी मांगने तक महदूद है? क्या 9 मई पर धूल डालकर आगे बढ़ा जा सकता है? बात करते हैं, हमारे साथ वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब मौजूद हैं। अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। PTI ने खुद राब्ता किया है, अपने हार्डलाइन मुतालबात में भी लचक दिखा रही है। हैरानकुन तौर पर आज धीमा लहजा भी इख्तियार किया ऐवान के अंदर, कार्रवाई में खलल डालने की भी कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि मामूली मामलात पर माजी में हमने देखा है कि काफी जोरदार एहतजाज और रुकावटें खड़ी की जाती हैं। क्या आप लोग अपने एंड से इनको एंगेज करने के लिए संजीदा हैं? देखिए, संजीदगी तो उनकी तरफ से होनी चाहिए। इनका पास कॉन्डक्ट ये रहा है कि जब 26वीं आईनी तरमीम पे बात हो रही थी और थ्रू मौलाना फजल रहमान हो रही थी, तो ये 90% शिकों के ऊपर अग्रीड थे और इनके कहने पे कुछ शिक्कें निकाली भी गई, कुछ अमेंडमेंट्स को बेहतर किया गया, उनकी ट्वीकिंग की गई। तो उसके बाद ये जब जेल गए और बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात की और उन्होंने इनको डांट डपट की कि ये तुम क्या उठा लाए हो, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरा मामला खटाई में पड़ गया और ये अपनी बात से मुकर गए। अब मुझे समझ नहीं आती कि इनकी क्रेडिबिलिटी है क्या, यकीन किया जाए ना किया जाए। और जिस बात का आगाज़ इस कंडीशन पे हो रहा है कि 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए, भाई क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई इस मुल्क के बड़े सानहों में से एक सानहा है। आपके तमाम रहनुमा, उनकी ऑडियो, वीडियो, जियो टैगिंग, लोकेशन, हर चीज़ सामने है। आपके मुसल्लह जत्थों के अटैक सामने हैं और मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की साजिश सामने है। तो भाई उसकी धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? और वो कैसे एक काबिल माफ़ी जुर्म बन गया? क्या अमेरिका में कैपिटल हिल वाले जो अटैक करने वाले लोग थे उनको माफ़ कर दिया गया था? क्या लंदन राइट्स वालों को माफ़ कर दिया गया था? क्या महज़ब माशरों में जब इस तरह के जत्थे, पुरतशद्दद जत्थे हमलावर होते हैं तो उनको माफ़ी दे दी जाती है? तो ये मैं समझने से कासिर हूँ कि एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी बात पे यकीन कौन करे, ये संजीदा हैं नहीं हैं। साथ सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है 15 तारीख से, उसके साथ ये 9 मई और 26 नवंबर के लोग हैं जो मतलूब हैं, जिन पे केसेस चल रहे हैं। तो क्या ये NRO की अपील है, डील की अपील है या ढील की अपील है? ये पता लगे ना कि इसके पीछे मकसद क्या है। TOR क्या है? कमेटी तो बना दी, मगर कमेटी जब बनती है तो उसका मैंडेट सामने आता है। कमेटी का अभी तक मैंडेट कोई सामने नहीं आया। मगर सर, अब ये तारड़ साहब पार्लियामान का इंतखाब कर रहे हैं मामलात हल करने की, ना कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। दिस इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। गो के कल इमरान खान साहब ने जो 190 मिलियन पाउंड केस में अपना जवाब दाखिल कराया, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सियासी जमात सियासी हरीफों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई थी और हमारी जमात ने उनके दौरे हुकूमत का, आपके यानी कि खात्मा कर दिया था। लंदन प्लान का भी वो जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर वो सियासी जमात को कुचलने के लिए 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहे हैं इस जवाब के अंदर, जिसके अंदर पार्टी अरकान को मजबूर करना, धमकी देना, अगवा करना, इंसानी तशद्दुद या चार दीवारी की पामाली, इन सब खवातीन कारकुनों को घरों से उठाकर जेलों में डाला, इन सब चीज़ों का वो तस्करा करते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान ने बहरहाल आज मुतनब्बे किया है कि जवाब देने की हिम्मत रखिए। साथ ही उमर अयूब का भी इस मामले पर अदालती तहकीकात का मुतालबा है, ऐवान के अंदर है। वो कहते हैं कि शूट टू ऑर्डर्स के ऑर्डर, शूट एट साइट के ऑर्डर शहबाज शरीफ साहब ने दिए, बल्कि वो तो इस हद तक जा रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए नेटो की तरफ से जो फराम किया गया असलहा था वो इस्तेमाल किया। देखिए, पहली बात तो ये कि जो KP से अफगान शहरी, इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स आए थे, जो आंसू गैस, टन गन, गुलेलें और क्लैशनकोव्स और बंटे और ये मुख्तलिफ किस्म के हथियार लेके आए थे, उनकी वीडियोस मैंने दिखाई पूरे मीडिया पे। ये कौन लोग थे और ये डी चौक की तरफ क्यों जा रहे थे जब पता था कि बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं? जो 4 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, 1 पुलिस वाला शहीद हुआ, 200 से ऊपर पुलिस वाले जख्मी हुए, सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस, इनके पास मॉडर्न आंसू गैस थी जिसकी दोनों तरफ से जो है वो अटैक करने की जिसमें सलाहियत होती है। तो ये इसका मकसद क्या था? और इसके जो मुजरिमान हैं, क्या उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा? और दूसरी बात ये कि अभी तक जो ये शूट टू किल की बात है, कोई एविडेंस लाए हैं, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाए हों, कोई वीडियो लाए हों जिसमें स्ट्रेट फायरिंग दिखाई जा रही हो, कोई ऐसा एविडेंस इररिफ्यूटेबल लाए हों जिसके अंदर इनकी बात सच साबित होती हो। देखिए, इनकी आदत है 9 मई करो, 26 नवंबर करो, तशद्दुद करो, रियासत पे हमले करो। संगजानी का मकाम हमने ऑफर किया,
नहीं लिया गया। तो सब बेहतर नहीं तो है ये कि 9 में और गैर 26 संजीदा नवंबर है। उनका बयान वर्सेस आपका बयान, उनकी हकीकत वर्सेस आपकी हकीकत, दोनों की तहकीकात ही की तो डिमांड कर रहे हैं, जुडिशियल इंक्वायरी और कमीशन की बात कर रहे हैं, तो उससे इख्तलाफ क्या है आप लोगों को? उससे इख्तलाफ कोई नहीं है। 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। यास्मीन राशिद साहिबा मुझे तो नहीं कह रही थी कि कोर कमांडर हाउस टिलो अपने कारकुनान को कह रही थी। शरियार अफरीदी जो GHQ की कॉल दे रहे थे हमारी पार्टी के तो नहीं थे। जो लोग, जो इनका भांजा हसान न्याजी वर्दी लेके खड़ा था कोर कमांडर हाउस के बाहर, या इनकी तीनों बहनें वहाँ मौजूद थी, वो हमारी पार्टी के कहने पे तो नहीं गई थी। या इनके दीगर लोग जिनकी ऑडियो वीडियो एविडेंस सामने है, जो पहचाने जा सकते हैं, इसमें तहकीकात किस बात की, केसेस चल रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन से भागने का एक तरीका है, ये केसेस विड्रॉ करवाने का एक तरीका है। और 26 नवंबर एक इलीगल एक्टिविटी, आपको कहा गया संजानी चले जाएं, इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी, और सबसे बड़ी बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको इलीगल कहा। आपको कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी है, उसके बावजूद इन्होंने तशद्दुद जत्थे लेके लश्कर कशी की, तो फिर ये इलीगल एक्टिविटीज़ को कंडोन कर दें इस गार्ब में कि जिसकी तहकीकात करा ली जाए। तहकीकात हो रही हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस केस की आज भी समाअत हुई, जिसमें PTI के मजीद 8 कारकुनान को बरी कर दिया गया है, जबकि हसान न्याजी की बहन समेत जो दीगर मुल्जिमान हैं उनकी तफ्तीश के लिए मजीद वक्त मांग लिया गया है। सो टू से 8 खवातीन आज बरी हुई हैं। जितने भी 9 मई के केसेस समाअत हो रही है, सर कोई मेजर कन्विक्शन सामने नहीं आ रही है एज वी स्पीक। तो आपने देखा है कि फैज हमीद की जी मैम, देखिए गुजरांवाला के अंदर कन्विक्शंस हुई हैं और वो तकरीबन कोई 5 से 7 लोगों की कन्विक्शन सामने आ चुकी हैं। मगर देखिए रोना इसी बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इसका नोटिस लिया, 9 मई की तहकीकात को स्टॉल किया, स्टे ऑर्डर दिया, केसेस को रुकवाया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ट्रायल कोर्ट की ट्रायल प्रोसेस को रोका जाएगा तो मुझे बताइए ट्रायल आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस की हम बात करते हैं, इसका तो ट्रायल होके ये केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। कभी एक रखना, कभी दूसरा रखना, कभी ये एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी प्रोसिक्यूशन से भाग जाना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कौन लोग थे। और जब मैं इलीगल एक्टिविटी कहता हूं, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। आपने कभी देखा कि हुकूमती किसी नुमाइंदे ने प्रोसिक्यूशन में इंटरफियर किया हो या प्रोसिक्यूशन में जाके उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई हो? क्या जनरल फैज़ के दौर की तरह या शहजाद अकबर साहब यहाँ पे एक होते थे, अक्सर आपके शो पे मैं और वो इकट्ठे आते थे, तो ये वो लोग जो किरदार अदा करते थे, क्या कोई हुकूमती वजीर इस वक्त अकाउंटेबिलिटी का आपने देखा कि किसी को टास्क मिला हो या कोई इंटरफेरेंस नजर आई हो? प्रोसिक्यूशन की टीम अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। अगर एविडेंस नहीं होगा तो लोग बिल्कुल बरी भी होंगे, मगर जिन लोगों के खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस है वो जब इस प्रोसेस को डिले करते हैं और इस ताखीर से फायदा उठाते हैं, ये नहीं होना चाहिए और इन केसेस को जल्दी मंतक के अंजाम तक पहुंचना चाहिए। सर चार्जशीट में अलग से इन्वेस्टिगेशन का जिक्र है 9 मई के हवाले से जनरल फैज हमीद के। 1.5 साल बाद का अरसा गुजर चुका है, इमरान खान पे अलग फर्द जुर्म हो चुकी है GHQ हमला केस की। क्या एविडेंस अभी भी मुकम्मल तौर पे मौजूद नहीं है? कल की प्रेस रिलीज जरा मुबहम दिखाई दी, 9 मई का जिक्र हुआ, डिटेल्स नहीं हुई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हुई, मगर उसकी भी कौन सी शिक के तहत कार्रवाई हो रही है, कोई डिटेल्स सामने नहीं आई। देखिए, जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, FGCM की जब कार्रवाई शुरू होती है तो उसकी अपने मुहर्रिकात हैं, उसका अपना प्रोसेस है। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार होते हैं 12 अगस्त इस साल। 4 माह लिए गए एविडेंस कलेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन को आगे चलाने में, विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने में। फौज के इदारे का जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बड़ा इफेक्टिव है। उसके तहत 4 माह के अंदर मुकम्मल मौके फराहम किए गए होंगे उनको कि वो अपनी सफाई पेश कर सकें, और उसके साथ साथ एविडेंस गैदरिंग, विटनेसेस की जो एक गवाही है उसकी रोशनी में भी फर्द जुर्म आयद की गई है। 9 मई के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 9 मई में जो मीटिंग हुई जिसमें शफकत महमूद साहब, अगर आपको याद हो, और पंजाब के रहनुमा शमशाम बुखारी साहब, इन 2 लोगों ने इख्तलाफ किया उस मीटिंग में कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हमें स्टेट इंस्टीट्यूशन पर हमला नहीं करना। किसी और मुल्क में, मैंने कैपिटल हिल की एग्जाम्पल दी, मैंने 10 डाउनिंग की एग्जांपल दी, लंदन राइट्स की बात की, किसी और मुल्क में ये हुआ होता तो शायद 3-4 माह में ट्रायल कंक्लूड हो गया होता। मगर इनके जो ताखीरी हरबे हैं और हथकंडे हैं और जो कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की एक आदत है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन कर दो, स्टे ऑर्डर ले लो, यही वजह है कि इनका फॉरेन फंडिंग का केस 6 साल चला। यही वजह है कि 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक जो है वो तारीखें ली जा रही हैं। क्या बंद लफाफा नहीं आया था
क्या उसकी मंजूरी काबीना ने नहीं दी थी? क्या काबीना के दीगर अराकीन ने वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं किया? तारिक साहब, क्या मामलात इमरान खान के के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की तरफ बढ़ते दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, ये तो डिसाइड होना है मेरिट के ऊपर। ये ना मेरी ख्वाहिश पे होगा, ना किसी और की ख्वाहिश पे होगा। केस जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा और उस केस के अंदर अगर ये समझा गया तो फिर ये होगा, अगर नहीं समझा गया तो ये नहीं होगा। बट दिस डिपेंड्स कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद जब मामलात आगे बढ़ते हैं और ये ट्रायल अपनी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचता है तो उसमें किसके कितने रोल का तयन होता है और उस रोल के तयन में कौन सी लॉ की कौन सी शिक अट्रैक्ट होती है, उसके मुताबिक ये फैसला होना है और ये कानून के मुताबिक फैसला होना है। और ये कंसर्न जज साहिबान ने और जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, उन्होंने फैसला करना है। तो मैं समझता हूं कि ये कानून की मंशा और ट्रायल की प्रोसीडिंग्स पे डिपेंड करेगा। मगर फैज साहब के साथ जो एक गठजोड़ था और एक फस्तायत थी उस जमाने में, वो अब खुल के सामने आ गई है कि ऑफिस का नाजायज़ इस्तेमाल करना, अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ और मिसयूज़ करना, सियासी जो एक माहौल है उसको ख़राब करना, सियासत में इंटरफेरेंस करना, और उसके बाद जिस तरीके से सारे मामले को लेकर चला गया, अब तो कोई शक नहीं है कि ये हैंड इन ग्लव था सारा मामला। और बानी चेयरमैन पीटीआई और जनरल फैज मिल के मुल्क की सियासत को भी ख़राब कर रहे थे, इकॉनमी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2 कंडीशंस का जिक्र किया गया है, 2 बड़े मुतालबात का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के नीचे 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जाए। दूसरा मुतालबा नाहक कैद सियासी असीरान को रिहा किया जाए। बात करते हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। असद कैसर और आपने अयाज सादिक साहब से आज राब्ता किया, आपकी मुलाकात भी हुई, दोनों की हुई। आज मुलाकात के मजीद भी इम्कानात के हवाले से साहबजादा हामिद रजा ने कहा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है। आर थिंग्स लुकिंग पॉजिटिव? क्योंकि वज़ीर इत्तलात साहब तो क्रेडिबिलिटी पे ही शक कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पेशरफ्त होगी और हम समझते हैं कि इस मुल्क में अगर कानून, सच्चाई, शराफत की हुक्मरानी होनी है या कुछ मतलब होना है इन तसव्वुरात का, तो हमें आगे बढ़ना होगा। जो हमारे मुतालबात हैं, हमारे शहदा का जो खून है, उसका जवाब देना होगा। इसके बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बताना होगा कि इलेक्शन में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या आइंदा हर इलेक्शन इसी तरह होगा। जो हमारे लोग गिरफ़्तार हैं, आज पता चला कि बहुत सौ को 9 मई के केसों में डाला जा रहा है अब 1.5 साल के बाद। ये तमाम अमल जो है ये रुकना होगा। हमें कानून और आइन की तरफ वापस आना होगा और बामानी गुफ्तगू हो सकती है, मैं समझता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम कुछ बुनियादी जो उसूल हैं उन पर इत्तफाक करें। राजा साहब, 26 नवंबर से पहले ओरिजिनल 4 शराइत की बजाय अब आप लोग सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल इंक्वायरी और 7 नाहक कैदे सियासी असीरान को रिहा करने की बात कर रहे हैं। अब मैंडेट को वापस करना, रिजर्व सीट्स वापस मिलना और साथ ही 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करना, ये सब कुछ ड्रॉप कर दिया गया है। नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे जो उसूली जो हमारे मुतालबात हैं, जो उसूली मौक़िफ़ है, वो कायम है। ज़ाहिर है 26 नवंबर और 9 मई अहम वाक़यात हैं, इनके हवाले से बिल्कुल एक शफ़ाफ़ तहकीक होनी चाहिए, एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। मैं समझता हूँ कौम का हक़ है कि उनको पता चले कि क्या हुआ। जो 1.5-2 साल के बाद लोगों को डाला जा रहा है मुकदमात में 9 मई के, तो इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। ये बहुत ही अहम बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो इलेक्शन में धांधली हुई, जो अब हम कहते हैं हमारे दीगर लोग गिरफ़्तार हैं हज़ारों की तादाद में, इन सब को छोड़ना जो है ज़रूरी है अगर इस मुल्क में मुस्बत सियासत होनी है। राजा साहब, हालात के जिस जबर का शिकार तहरीके इंसाफ है, उससे निकलने के लिए तो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। आपने आज पहल भी की है, इनिशिएटिव लिया है, हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया है, इंगेज करने के लिए कमेटी बनाने का कह दिया है। लेकिन सर, बिगर क्वेश्चन इज, जो अभी भी वो बात कर रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात के, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, आपकी संजीदगी पे सवाल उठा रहे थे, आपकी सिविल नाफरमानी की कॉल का हवाला देते हुए। अब क्या इसको वापस लेने के हवाले से गौर और फिक्र हो रही है? क्योंकि अगर आप वाकई संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिविल नाफरमानी की तहरीक तो कॉल बैक हो जानी चाहिए ना, इस पे तो गौर हो रहा होगा। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा।
देखिए, ये कॉल इमरान खान साहब ने दी है, उनका बराह रास्त ताल्लुक़ है पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया में। तो ये कॉल एक ऐसे माहौल में दी गई है जहाँ गोली चली है, जहाँ हम समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालती रास्ता है उसको बंद करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन जो एक रास्ता होता है आगे बढ़ने का, आवाम की आवाज़ को उठाने का, उसको लूट लिया गया है। तो इन हालात में जहाँ ऐसा जबर हो, जहाँ जान की कोई वक़्त ना हो, तो हर कदम जो है वो लिया जा सकता है। तो ये ऐलान इमरान खान साहब का है और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ उनके सपोर्टर्स से है जो पूरी दुनिया में फैले हुए। मगर राजा साहब, एक तरफ आप लोग नाफरमानी की कॉल ऑफ नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो चार्जशीट है जो सामने आई है उसमें वो अकेले बेनिफिशरी तो है नहीं, बल्कि इमरान खान इक्वली बेनिफिट करते रहे। जो भी उन्होंने आज DGC किया या DGISI किया या पोस्ट रिटायरमेंट किया, अल्टीमेट बेनिफिशरी तो इमरान खान रहे। देखिए, ये एक और मैं समझता हूँ बहुत ही मनफी पेशरफ्त है। एक सियासतदान को, एक साबिक वज़ीर आज़म को इस किस्म के मुकदमे में मुलव्वस करना, जहाँ मकसद ये हो कि मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा, इसको दुनिया नहीं मानेगी। आप आज एक बार फिर भुट्टो साहब वाला वाक़या जो सानिया है उसको दोहरा नहीं सकते। तो ऐसा खुदारा ना कीजिए, ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ मनफी अमल होगा और किसी सूरत भी ये फरासत पर मबनी अमल नहीं होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो हरबे हैं हिरासा करने की, उससे कोई डरेगा भी नहीं। देखिए, इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं इस हवाले से कि मिलिट्री कोर्ट के सामने मुकदमा चलाना है तो चलाओ। उनको बिल्कुल अपने ऊपर एतमाद है, अपने पाकिस्तान पर एतमाद है, अपने वोटरों सपोर्टरों पर एतमाद है, कौम पर एतमाद है। वो समझते हैं कि इंसाफ जो है वो अल्लाह ताला ने करना है और अल्लाह ताला यहीं करेगा और वो साबित कदम है। तो इस तरह की बातें हमें डराएंगी नहीं, लेकिन यह माहौल को ख़राब करेंगी। मगर राजा साहब, अब आप एक पाई के सीनियर वकील भी हैं। फौज अगर 9 मई को सिर्फ बदअमनी के वाक़यात से नहीं बल्कि एक म्यूटनी या बगावत के तनाजुर में देख रही है, क्योंकि तफ्तीश के हवाले से आगाह कर दिया गया इस प्रेस रिलीज में, तो इमरान खान के मसाइल तो मजीद बढ़ सकते हैं। ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा, इसकी बात हो रही है, बल्कि अब उम्र कैद और सजाए मौत का भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए, अच्छी बात तो नहीं है ना कि आप इस मामले को इस तरह का तूल दें और अब आपने बात कर दी सजाए मौत की और उम्र कैद की, तो ये कोई अच्छी पेशरफ्त तो नहीं है। देखिए, जब ऐसा जबर हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। देखना आपने ये है कि ये मुल्क को कहाँ लेकर जाएगा। 9 मई एक बदअमनी का वाक़या है, हमने शुरू से कहा है इसकी शफाफ तहकीकात कराएं, देखें कौन मुलव्विस है। अगर मुलव्विस हैं लोग, हमारे लोग, तो ज़रूर उनको सज़ा दीजिए कानून के मुताबिक जो बदअमनी की सज़ा बनती है। लेकिन इसको आप इतना तूल दें कि एक वज़ीर आज़म को इसमें मुलव्विस करें और फिर सज़ाए मौत की बात करें, तो ये किसी सूरत भी ठीक नहीं है। सर, कल भी 7 रुकनी आईनी बेंच के सामने इमरान खान के वकील हामिद खान ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि 1.5 साल हो गया है, अदालत पता तो करा ले कि 9 मई में हो क्या रहा था। तो मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगने का उन्होंने दावा कर दिया। एहतजाज करने पे फौज तलब कर ली जाती है, उनका कहना था। तो जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, तलब नहीं किए जाते। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी राजा साहब कहा कि फौज को तो आर्टिकल 245 के तहत तलब किया जाता है। इसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत तो सिविल हुकूमत फौज की मुआवनत ले सकती है, आप मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? ये स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों कर दे रहे हैं? अदालत ने फिर यह भी इस्तफसार किया राजा साहब कि आप एक आईनी इख्तियार को मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर हामिद खान से कहा कि आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। तो जब आपको अदालत से भी वो रिलीफ या वो सेंटिमेंट नहीं मिल रहा जिसके आप ख्वाहा हैं, इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स को पे एतराज उठा रहे हैं जज साहिबान, सो हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू लिसन टू यू एट दिस पॉइंट? देखिए, हम तो हक की बात करते रहेंगे ना, जो सच है वो हम बोलते रहेंगे। उसको कोई सुनना चाहता है, नहीं सुनना चाहता, पाकिस्तान की आवाम जानती है, आप जानती हैं कि इस मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। एलानिया और गैर एलानिया तौर पे हम क्या देख रहे हैं, क्या भुगत रहे हैं। तो ये बात तो मैं समझता हूँ तारीख़ का हिस्सा है। इसका ताल्लुक़ किसी एक मुकदमे या अदालती अमल से नहीं है। तारीख़ एक मोड़ मुड़ रही है, धारा बह रहा है,
हम सब उसका हिस्सा हैं, हमने अपना अपना रोल अदा करना है, हमने फ़ैसला करना है कि हम हक़ के साथ खड़े हैं या हक़ के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हमने सच बात करनी है या हमने जाबिर का साथ देना है। तो हम अपना अपना काम करते जाएंगे अपने उसूलों के मुताबिक। ये कहना कि वो लाया अमल क्या है जिससे हम अगले हफ्ते फ़तहयाब हो जाएं, तो मेरे पास वो लाया अमल नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पता है कि मैंने किस उसूल की पासदारी करनी है। सर, कानूनी महाज पे तो आप लोगों को मुश्किलात हैं ही, लेकिन साथ ही सियासी मैदान में भी मुश्किलात कम होती नहीं दिखाई दे रही। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का कल भी इजलास हुआ। हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बजाय फिर दीगर पार्टियों को देने का अपने तय फैसला कर चुका है। इसी तरह KP के सेनेट की नशिस्तें भी दीगर पार्टियों को दी जा सकती हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला और ये तैयारी जो है आपके लिए एक और सियासी धचका है। ठीक है, हमें इलेक्शन कमीशन से ना पहले कोई तवक्को थी ना अब कोई तवक्को है, वो करते रहें जो वो करने। मैंने यही अर्ज़ किया है ना, ये तमाम मामलात तो हो रहे हैं। देखिए, ये एक जबर का माहौल है। हम नहीं समझते कि आइन और कानून पर अमल हो रहा है। हमें जिस तरह इलेक्शन में रोका गया, बल्ला छीना गया, उसके बाद कहा गया कि सब लोग आज़ाद हैं, फिर उसके बाद कहा गया कि चूँकि आप आज़ाद हैं इसलिए आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती। ये तमाम मजाक तो पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहे हैं ना, होता रहे। देखिए, अब बात इससे बहुत आगे बढ़ गई है। ये बात अब ये मुकदमा जीतने, वो मुकदमा हारने, ये सीट हासिल करने, इस पर अब नहीं है। ये बात इससे आगे की है। ये पाकिस्तान की हैयत के बारे में है कि पाकिस्तान है क्या, ये किस किस्म का मुल्क है। ये एक जेल है, ये एक पिंजरा है, ये एक रियासत है, ये क्या है। तो अब हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हम समझ नहीं सकेंगे कि हो क्या रहा है। तो इसलिए अब सक्सेस क्या है, जीत क्या है, हार क्या है, उसका मयार आपको मुख्तलिफ करना होगा। ये एक मुकदमा या एक इलेक्शन से बढ़कर अब बात है। ये पाकिस्तान के एक वजूद और पाकिस्तान की जो शनाख्त है और पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान के अवाम का रोल क्या है इस मुल्क में, ये वो सवालात हैं जिनका हमने जवाब देना है। कोई एक इलेक्शन जीतना या एक सीट जीतना या एक मुकदमा जीतना अब हमारा मतमा नज़र नहीं है। सर, ये तो यानी कि अगर इतने वेरिएबल्स हैं और इतनी जेनेरिक बातें हैं तो यू आर एसेंशियली लॉस्ट। हुकूमत से मुज़ाकरात ना करने के मौक़िफ़ पर आप कायम थे, करेंगे नहीं इनसे बात, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आज इन्हीं से बात करने के ऊपर आप लोग आमादा हो चुके हैं। PTI जनरल रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद की चार्जशीट होते ही हुकूमत को मुज़ाकरात की खुद दावत दे रही है। सो बाकी पॉलिसी शिफ्ट तो है ना सलमान साहब, और आप तो खुद अदराक रख रहे हैं। these milestones और these events are very real and they're happening in real time. देखिए, ये सारा कुछ भी जो है एक तरह से फ्लक्स है, जिसे कहते हैं कि मामलात तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, कभी ठहर जाते हैं। तो कल उम्मीद है मुझे मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, इन मामलात पे गुफ्तगू होगी और आगे हमें क्या करना है अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, इस पर बात होती रहेगी। और आप बड़े सीनियर वकील हैं सर, इमरान खान की भी वकालत कर चुके हैं। क्या इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हो सकते हैं अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट जनरल फैज़ हमीद की सामने आ गई या कोई ऐसा सबूत सामने आ गया जिसका बारहा बताया जा रहा है कि बिल्कुल ऐसे नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और सबूत मिल चुका है, तो अब उन्हें बहैसियत एक सिविलियन मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकेगा? देखिए, यही तो मुकदमा है ना जो अब सुप्रीम कोर्ट में है। 5 जज साहिबान कह चुके हैं कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट के सामने। उस फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत की अपील अब 7 जज साहिबान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सुन रहे हैं और ये मुकदमा अब चल रहा है रोज़मर्रा की बुनियाद पर। हमारा मौक़िफ़ यही है कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट के सामने। जो भी अब अदालत फ़ैसला करेगी हम देखेंगे। और हम समझते हैं 26वीं आइनी तरमीम का एक बड़ा जो मकसद था वो यही था कि अदालत के ज़रिए मिलिट्री ट्रायल्स को ठीक करार दिया जाए, सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल्स को। लेकिन हम देखेंगे क्या होता है। हमारे खदशात अपनी जगह, हम मुकदमा भरपूर लड़ेंगे। और सर, आपने डिमांड्स में तो लचक दिखा दी, क्या टाइम फ्रेम में भी लचक दिखाई जाएगी या जुमे तक की डेडलाइन है हुकूमत की संजीदगी और एंगेजमेंट के हवाले से? देखिए, टाइमलाइंस बिल्कुल हैं। खान साहब ने बिल्कुल ये कहा हुआ है कि जुमे तक कुछ पेशरफ्त होनी चाहिए, लेकिन कल जब गुफ्तगू होगी तो आगे क्या लाया अमल तय करना है इस पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे। नाजरीन, 26 जून 2024 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की बाकायदा दावत दी थी
और आए बैठकर बात कीजिए, ये बार बार दोहराया था, बैठकर मामलात को तय करने की बात की थी। ताहम तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश को रद्द करते हुए सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पर इसरार किया था। जमात का यह मौक़िफ़ था कि जो हकीकी फैसला साज हैं, मुज़ाकरात भी उन्हीं से होंगे। तब उमर अयूब का कहना था कि मैं फॉर्म 47 के वजीर आजम को कहना चाहता हूं कि बात तब होगी जब मेरा वजीर आजम इमरान खान बाहर आएगा, बात तब होगी जब 180 नशिस्तों पर मेरे लोग वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ ने 26 अप्रैल को मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी तो हुकूमत के सामने 4 शराइत रख दी। कारकुनान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी इनमें शामिल था और 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्सल। डी चौक एहतजाज से कबल तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर 4 मुतालबात रखे कि जिनमें 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, चोरीशुदा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई शामिल थी। ताहम मुज़ाकरात शुरू करने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक और शर्त रखी कि मुज़ाकरात बानी चेयरमैन की रिहाई से शुरू होंगे और वहीं से आगे बढ़ेंगे। फिर चंद रोज कबल तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूं। अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का कयाम। मुबैना तौर पर पीटीआई मुज़ाकरात के लिए अपने पेशगी मुतालबात से पीछे हटती दिखाई दे रही है, लेकिन खुशाइंद अमर यह है कि तहरीक इंसाफ बिल आखिर मुज़ाकराती मेज पर सियासी अपने कॉलीग्स के साथ बैठने को तैयार है। अभी के लिए तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम और मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दर्जबरदार दिख रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की बाकायदा पेशकश एक ऐसे वक्त में की गई है कि जब आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के मुफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने, मुतअद्दिद अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात का सामना है। कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक वाकयात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों और पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस होने की तफ्तीश के हवाले से भी इस प्रेस रिलीज में आगाह किया गया है। बज़ाहिर तासुर यह है कि यह चार्जशीट इमरान खान के लिए पैगाम है, कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा का भी यही मानना है, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में कि जब हुकूमत वक्त आज भी तहरीक इंसाफ की क्रेडिबिलिटी और संजीदगी पे सवाल उठा रही है, तहरीक इंसाफ फिर भी पुरुमीद है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। आज भी डेडलाइन दिए हुए है जुमे तक की कि जुमे तक हुकूमत अपनी संजीदगी का इजहार करे, मेज पे बैठे, मुतालबात के ऊपर एंगेजमेंट शुरू हो तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो कॉल ऑफ कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ फाइनली एक सियासी और सही फैसला कर रही है कि एंगेजमेंट किससे होनी चाहिए, लेकिन बगैर डेडलाइंस के हो तो बेहतर होगा। एक वक्फा लेते हैं, मैं गोना बी राइट बैक। तहरीक इंसाफ की तरफ से बिलाखिर सियासी क़यादत से मुज़ाकरात की पेशकश और फिर इस पेशकश पर हुकूमती रजामंदी की खबरों के दरमियान एक सर्वे में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सिमत के बारे में पुरुमीदी तकरीबन दुगनी होकर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सोस ने अपने हालिया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे में यह दावा किया है कि रवा साल में पाकिस्तानियों को दरपेश इक्तसादी अंदेशों में वाज़ेह कमी आई है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2023 के मुकाबले में मुल्क को मजबूत रियासत समझने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि मुल्क को कमजोर समझने वाले अफराद की तादाद कम होकर 9% पर आ गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रवां साल की चौथी छमाही के दौरान मकामी मुआशी हालात के हवाले से पुरुमीदी में भी 20% इजाफा हुआ है। हर 5 में से 1 पाकिस्तानी उम्मीद रखता है कि अगले 6 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे, जो 1 साल की बुलंद तरीन शरह है। याद रहे नाजरीन कि इप्सोस ने मार्च में एक सर्वे किया था और उस सर्वे में 10 में से सिर्फ 1 पाकिस्तानी इस बात पर यकीन रखता था कि मुल्क दुरुस्त सिमत पर गामजन है। सर्विस क्या मुल्क में पाए जाने वाली इज्तिमाई सोच की अक्कासी करते हैं या नहीं, इस बहस में जाए बगैर देखना यह जरूरी है कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 माह के दौरान गैस की कीमतों में 850% इजाफा किया है। यह इंकशाफ वफाकी इदारे शुमारियात ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान किया। इदारे शुमारियात ने अवाम को यह बताया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान
चीनी की कीमत में 53.5%, पाम ऑयल की कीमत में 61%, सोयाबीन ऑयल, गंदम और खाम तेल की कीमतों में 35% इजाफा हुआ है। हुकाम ने ऐवान को बताया कि नवंबर में बिजली के नरखों में 35% और फरवरी 2024 में 75% इजाफा किया गया, यानी कि मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100% से जायद इजाफा किया गया है। कौमी असेंबली इजलास के दौरान ऐवान को यह भी बताया गया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मोबाइल फोन सारिफीन की जेबों से 3 खरब 38 अरब रुपए टैक्सेस की मद में निकाले गए हैं, कि जिनमें 92 अरब रुपए रवा साल एडवांस टैक्स की मद में वसूल किए गए। टैक्सेस की भरमार बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अवाम से बिजली की तरसील और तकसीमकार कंपनियों ने भी अरबों रुपए का नुकसान किया है, कि जो अवाम को टीका लगाकर पूरा किया गया। डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक नेपरा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि गुज़िश्ता 1 साल में बिजली तकसीम और तरसीलकार कंपनियों ने 661 अरब रुपए का नुकसान ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और कम रिकवरीज की मद में किया है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 281 अरब जबकि कम वसूलियों की मद में 380 अरब का नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान का खुमियाजा अवाम ने महंगी बिजली खरीद कर अदा किया है। सवाल तो यह पैदा होता है कि अगर हुकूमती दावों को मान लिया जाए कि महंगाई की शरह 31.4% से कम होकर 4.9% पर आ गई है, तो क्या वजह कि अवाम को इसके असरात नहीं मिल रहे? इसकी कम से कम 4 वजूहात हैं। पहली, बिलवास्ता टैक्सेस की भरमार। दूसरी, अखराजात में हैरत अंगेज यानी कि 21% इजाफा। तीसरी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना करना। और चौथा, बैनुल-अक़वामी मंडी में कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा। जब तक हुकूमत बिलवास्ता टैक्सेस को खत्म नहीं करती, अखराजात में कमी नहीं लाती और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करती, तब तक महंगाई की शरह में तो कमी आएगी, लेकिन इस कमी के असरात अवाम तक नहीं पहुंचेंगे। मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज। नाज़रीन, 3 दिन कबल बशर अल-असद को इक़्तिदार से बेदखल किए जाने और शामी बागियों के मुल्क भर पर कब्जा करने को से लेकर अब तक इजराइल मुसलसल शाम के सरहदी इलाकों पर ना सिर्फ बमबारी कर रहा है, बल्कि अब इजराइल की बड़ी फौजें गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा करने के बाद शाम और इजराइल के दरमियान बफर जोन को अबूर करते हुए शाम में दाखिल हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 1973 की अरब इजराइल जंग के बाद यह पहला मौका है जब इजराइल की जमीनी फौजें शाम में दाखिल हुई हैं, और ऐसा करके इजराइल ने उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भी कर दी है कि जिसमें दोनों मुमालिक ने इस बात पर दस्तखत किए थे कि कोई भी मुल्क डीमिलिटराइज बफर जोन को अबूर नहीं करेगा। अमरीकी खबरसाल इदारे CNN के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में इजरायली एयरफोर्स ने शाम पर 500 से जायद फ़िज़ाई हमले किए हैं, और इन हमलों में फौजी तंसीबात और दीगर स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। सऊदी खबरसाल इदारे अल अरेबिया के मुताबिक बशर अल-असद हुकूमत के खात्मे और उनके मुल्क से फरार होने के बाद इजराइल ने शाम की फौजी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इन हमलों में 2 मरकजी फजाई अड्डों पर बमबारी की गई है, कि जिसके नतीजे में दर्जनों फौजी हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका जहाज तबाह हो गए हैं। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स और नेवी की तरफ से किए जाने वाले इन हमलों का मकसद जदीद हथियारों के, जिनमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, स्कड और क्रूज मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, रेडार्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब शामिल थे। सबको तबाह करना था कि दुश्मन अनासिर के हाथ लगने से रोका जा सके। अखबार के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने जेट फाइटर्स और ड्रोन्स की मदद से दमास्कस, होम्स, टार्टस, लटाकिया और पमायरा में शामी नेवल और एयर बेसिस पर हमला किया। इजराइल की तरफ से ये हमले एक ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब शाम में बागियों के इनकलाब के नतीजे में 20% हिस्से पर SDF और फिर 70% हिस्से पर HTS समेत दीगर ग्रुप्स का कब्जा है, और इस बागी इत्तेहाद ने बशर अल-असद के दौर में शामी ऑपोजिशन के जेरे कंट्रोल इलाकों के सरबरा मोहम्मद बशीर को मुल्क का अबूरी वजीर आजम बना दिया है, और वो मुल्क को अमन और इस्तेकाम की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। बागी इत्तेहाद के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी का यह मानना है नाजरीन कि शाम तबाह हो चुका है, इसे दोबारा तामीर करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, और सबसे बढ़कर लोग जंग से थक चुके हैं। इस वजह से हम एक और लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहते, और यही वजह है कि शामी बागियों की जानिब से ईरान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने के बारे में भी बयानात सामने आए। मगर इन बयानात के बाद इजरायली वजीर आजम ने शाम पर हमलों का दिफा करते हुए यह कहा है कि ये हमले ईरान के एक्सिस ऑफ ईवल को ख़त्म करने के लिए हैं, और अगर शाम के नए हुक्मरानों ने ईरान से दोस्ती की तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उनका हशर बशर अल-असद से भी भयानक होगा बकौल नेतन्याहू, जबकि बशर अल-असद के सबसे बड़े इत्तेहादी
ईरान के रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई का यह बयान सामने आया है कि ईरान साबिक शामी हुकूमत को गुज़िश्ता सितंबर से वार्निंग दे रही थी, मगर दमिश्क ने अपने दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने एक पड़ोसी मुल्क पर शाम में बशर अल असद का तख्ता उलटने में मदद का इल्जाम भी आयद किया है और यह कहा है कि एक पड़ोसी मुल्क ने असद को हटाने में किरदार अदा किया है और शाम में जो कुछ हुआ है वो अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका मंसूबे का नतीजा है। ये दोनों शाम में फौजी बगावत की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ईरान के सुप्रीम कमांडर का हवाला शायद टर्की की तरफ था, क्योंकि टर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने अपने एक बयान में कहा है कि शाम में खूनी हुकूमत के खात्मे से अब अमन का रास्ता खुलेगा। ईरान की तरह इजराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया में बहुत से बहरान हैं और शामियों को मगरिब, बिलखसूस अमेरिका और फ्रांस की मदद के बगैर अपने तौर पर मौजूदा सूरत हाल से निपटना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में यह कहा है कि शाम अफरा तफरी का शिकार है, लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं है और अमेरिका को इससे कोई लेना देना भी नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि रूस ने बशर अल असद को मजबूर किया था कि वो मुल्क से निकल जाएं। बशर अल असद तो मुल्क से निकल गए नाजरीन, लेकिन शाम में बशर अल असद के वालिद हाफिज उल असद के मकबरे को आग लगा दी गई है। AFP को मौसूल होने वाली वीडियो में यह देखा जा सकता है कि मकबरे को आग लगाई गई है और 3 मुसल्लह अफराद मकबरे को जलते हुए देख रहे हैं। यकीनन ये दुनिया जाए इबरत है। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।